लोक के कवि बनिए, लोक के लेखक बनिए। इस संसार की, इस जनमानस की जो पीड़ा है उसको आप उजागर करिए, उसको उभारिए। और दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और कम से कम लिखिए। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार अनुरागी और अभी हम बैठे हैं आदरणीय श्री राम किशोर उपाध्याय जी के आवास पे। उनके घर पे आए हैं हम द्वारका में और इनसे हमारी बातचीत काफ़ी समय से चल रही थी मिलने को लेकर, लेकिन समय को देखते हुए बहुत व्यस्त समय में से इन्होंने समय निकाला है और तब हम इनसे मिलने आए हैं और जानते हैं इनके बारे में थोड़ा। इनके बारे में जितना मुझे पता है वो मैं बताना चाहूँगा कि ये सर IRS सर्विस से रिटायर्ड हैं और मतलब वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और 2018 में रिटायरमेंट के बाद पुनः सेवा में लगे हैं फिर से। और साहित्यिक गतिविधियों में लगातार इनकी एक्टिविटी बनी रहती है और सर की 4-5 किताबें आ चुकी हैं, अभी कई पे काम चल रहा है। युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच ये संस्था है जिसके ये अध्यक्ष हैं और लगातार साहित्यिक गतिविधियों में ये जुड़े रहते हैं। तो आज हम इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और आपको हम मिलवाएंगे कि सर कैसे समय दोनों में मेंटेन करते हैं, जॉब और साहित्यिक अपनी ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उसमें। तो सर आपका नवजागरण लाइव में स्वागत है। धन्यवाद अनुरागी जी, और आपको भी और नवजागरण के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। और मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ और आपको कि आपने मेरे लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। इसके साथ साथ मैं आपके चैनल को इस अच्छे कार्य के लिए शुभकामनाएं भी। तो सर हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होते हुए और एक बड़ा जिम्मेवार दायित्व होता है आप लोगों के ऊपर, और उसमें से कैसे आप लोग व्यस्त समय से ये समय निकालते हैं कि एक साहित्यिक गतिविधियों में भी लगातार आपकी सहभागिता बनी रहती है? अनुरागी जी, दो चीज़ें हैं, एक है प्रोफेशन और एक है पैशन। प्रोफेशन के लिए जो हम करते हैं वो अपने जीवन यापन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिवार के लिए काम करते हैं। लेकिन पैशन जो है वो कुछ अलग चीज़ है और उसके लिए साहित्य है वो मेरा पैशन है। और जब कोई पैशन है तो पैशन के लिए वक्त तो निकालना ही पड़ता है, सरकारी समय में तो नहीं, हाँ, लेकिन उन 24 घंटों में ही कुछ समय अपने परिवार से, अपने और अन्य दायित्वों से चुराना ही पड़ता है साहित्य। क्योंकि अगर आपने अपने पैशन को फॉलो करना है तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा और साहित्य के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये जो साहित्यिक आपकी विधा है, काव्य विधा में विशेष रूप से आप लिखते हैं, तो इसकी शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई? साहित्य का जहाँ तक मेरा प्रश्न है, लेखन का, मेरा सबसे पहले शुरुआत हुई मेरी कविता से। जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था तभी से मेरा कविता लिखने के प्रति मेरा रुझान रहा। और उस जमाने में, उस उम्र में, जैसी आमतौर से युवा मन में जो कविताएं आती हैं प्रेम की और इस तरह की कविताएं, उस तरह की कविताएं मैंने लिखना शुरू किया था। तो धीरे धीरे समय के साथ जो है वो जैसे परिपक्वता आती है वैसे ही आपका जो साहित्यिक सृजन है उसमें भी परिवर्तन आता है, उस आयु का, अनुभव का, और जो आप देखते हैं। क्योंकि बचपन में जो है आपका जो उतना चीज़ों को सूक्ष्मता से देखने की उस समय आपकी दृष्टि नहीं होती, उस समय आपकी दृष्टि कुछ और होती है, कविताओं को याद करने की, कविताओं को लिखने की एक। लेकिन हाँ, ये है कि अभिव्यक्ति देना, वो शुरुआत जो है वो मेरी 9th 10th क्लास में जब मैं था तभी से हो गई थी। और उसके बाद मैं सतत लिखता चला आ रहा हूँ और धीरे धीरे समय के साथ में वो रचनाओं में परिवर्तन, सुधार, मेरे चिंतन में मैंने बहुत और कवियों को पढ़ा, लेखकों को पढ़ा, उससे भी काफी सारी चीजें स्फुरण मिलता है, प्रेरणा मिलती है और साहित्य को सृजन करने में उनसे। और आज भी मैं अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में ही देखता हूँ साहित्य। ये बहुत बड़ी बात है कि एक साहित्यकार होते हुए अपने आप को विद्यार्थी के रूप में देखना, लगातार जानने की इच्छा बनाए रखना। अभी हमने आपका लाइब्रेरी रूम भी देखा जिसमें किताबें भरी हुई हैं, तो इससे लगता है कि आप बाकी रचनाकारों को भी पढ़ते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ और जो मुझे, जिनको मैं आदर्श समझता हूँ अपना लेखन में या काव्य में, उन सब का यही कहना रहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और कम से कम लिखें। क्योंकि जब तक आप दूसरे लेखकों को नहीं पढ़ेंगे आपकी
लेखनी में वो सुधार, वो निखार नहीं आएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे सामाजिक सामयिक जो चीज़ें हैं या उस किस कालखंड में क्या रचना रची गई, उस कालखंड की क्या प्रवृत्तियाँ थी, क्या उसका इतिहास था, क्या संस्कृति थी, तो ये सब चीज़ें, क्या भाषा थी, क्या शिल्प था, ये सब चीज़ें हम दूसरों को पढ़ करके ही बहुत कुछ सीखते हैं और अपनी उन चीज़ों को जो हमें अच्छी लगती है उनको हम अपनी लेखनी के माध्यम से उनको हम लिपिबद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के जो साहित्यकार हैं उनमें बहुत कम देखने को मिलता है, वो अपने ही गुणगान ज़्यादा करने में लगे रहते हैं, दूसरे रचनाकारों को पढ़ते कम हैं, अपने आप को तवज्जो देते हैं ज़्यादा। हर आदमी का कोई ना कोई आदर्श होता है। आपका भी कोई रचनाकार, ऐसा वरिष्ठ रचनाकार आपके ज़माने में या आज के ज़माने में कोई आदर्श रहा होगा जिसको देख के लगा होगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए? अनुरागी जी, जहाँ तक मेरा किसी एक आदर्श का प्रश्न है, मैं खुद नहीं निश्चय कर पाया कि मेरा कौन आदर्श। मैं तो सबको पढ़ा और सबसे जो अच्छा लगा जहाँ से वो मैंने ग्रहण किया। हाँ, मेरी कविताओं में छायावाद की काफ़ी झलक है और जो उस छायावाद के जो युग था उसमें सुविद्यानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जैसे कवियों से मेरी रचनाएं काफ़ी प्रभावित हुई हैं। और मैं आज भी यही नहीं, भारतीय कवियों को नहीं, मैं विदेशी कवियों को भी, उनके जो हिंदी अनुवाद है जिनकी भाषा को मैं नहीं जानता, मैं स्वयं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, तो कुछ अंग्रेजी साहित्य, कुछ हिंदी साहित्य या कुछ जो अनुदित साहित्य है विश्व के अच्छे और बड़े कवियों का, उसको भी मैं पढ़ता रहता हूँ समय समय पर। और जैसे चीन का लेखक है लू शुन या जर्मन कवि है रिल्के, तो ऐसे और इराक के कवि हैं, इराक के लेखक हैं, खलील जिब्रान है और बहुत सारे ऐसे लेखकों की बड़ी लंबी सूची है। इसके साथ मैं मोटिवेशनल बुक्स भी पढ़ता हूँ, समय प्रबंधन से संबंधित या और जिससे हम अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, वो सब चीज़ों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना मिल करके कहीं एक हमारे सृजन में सहायता देती है, हमारी दृष्टि को एक व्यापकता देती है और आपका जो लेखन के प्रति है, जो आपकी रचना में जो है वो व्यापकता का, समग्रता का, और जो जिसको हम होलिस्टिक अप्रोच कहते हैं या समग्रता की बात है, वो तभी आती है जब हम दूसरों को पढ़ें, दूसरों को मैं किसी एक विचारधारा में या किसी एक शिल्प में बंद करके अपने आप को नहीं रखना चाहता। मैं तो अपने कविताओं में मोस्टली अधिकांश मेरी छंदमुक्त रचनाएं, हालांकि मैंने गज़ल भी लिखे हैं, गीत भी लिखे हैं, मुक्तक भी लिखे हैं, सब लेकिन मुझे अपने आप को सहज जो है मैं छंदमुक्त में अधिक पाता हूँ। कोई ऐसी रचना जो अभी हाल फिलहाल में आपने लिखी? अभी हाल फिलहाल की रचना है तो मैं आपको अभी मोबाइल से देख के सुनाता हूँ। सड़क पर पहुँचने के लिए पगडंडी छोड़नी पड़ी, सड़क पर पहुँचने के लिए पगडंडी छोड़नी पड़ी, पेड़, नदी, नाले और खेतों में फूलती सरसों छोड़नी पड़ी, तितलियों के रंग और भौरों की गुंजन छोड़नी पड़ी, मधुमक्खी का शहद और अमराई छोड़नी पड़ी, हवा में ठंड की खनक और धूप की चमक छोड़नी पड़ी, और धुंध में लिपटी सुबह और शाम को सिसकती हिरनी मिली, पत्ते और पेड़ कटे छटे और शाख पर घूमती चींटियां मिली, पानी का टैप और दूध की मशीन मिली, कंक्रीट के घोंसले और दिल की दीवारें लकड़ी की मिली, खुरदरी हथेली से अब कैसे उनके कपोल सहलाऊं, सोचता हूँ फिर से आदिम बन जाऊं फिर से। बहुत सुंदर। हालांकि अब तो गांव का भी शहरीकरण धीरे धीरे होता जा रहा है और वो गांव अब गांवों से भी बहुत दूर होता है। हाँ, ये जो समय है या जो एक कालखंड है, इसमें सबसे मुख्य प्रश्न है कि मनुष्य दो चीज़ों के लिए संघर्ष करता है, एक तो सम्मान के लिए और दूसरा रोजी रोटी के लिए। तो आदमी को जहाँ सम्मान मिले, जहाँ उसको रोजी रोटी मिले, सम्मान के साथ मिले, तो वहीं वो जाना चाहता है। गाँव में जो हमारी इस अर्थव्यवस्था है वो ऐसी नहीं है कि वो हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को उतना रोजगार दे सके कि वो शहर की तरफ उन्मुख ना हो सके। लेकिन गाँव होना अपने मन में, गाँव का एक जो ठेठपन है, बेबाकी है और खुल के बात करने की जो बात है और जो छल कपट से परे निष्कपट निष्कलंक जो जीवन है, जो सरल और सादगी जो गांव के जीवन में है, वो शहर के जीवन में नहीं है। शहर के जीवन में उतना ही आडंबर है, उतना ही झूठ है, उतनी मक्कारी है, उतनी चाटुकारिता है, उतनी सब चीज़ें हैं। लेकिन हम, क्योंकि मैं गांव से आता हूं, तो मेरे अंदर का गांव जो है वो इस आयु में आज भी जिंदा है और मुझे अपने वो गांव की गलियां, वो सड़कें, वो खेत, वो पेड़, वो पौधे, वो राजवाहे, वो नालियां, वो सरसों का फूल, वो आम की अमोरी, वो सब मेरे कविताओं में बीच बीच में मेरी आती रहती हैं, क्योंकि वो मेरे अंदर गांव मेरा अभी भी जिंदा है। अभी आपकी एक किताब आई है मूर्खता के महर्षि, इसी साल की है ये। जी। तो व्यंग्य संग्रह है ये, तो कुछ इसकी रचनाएं एक आध इसमें से आप। मोक्ष का गंगाजल ये एक
व्यंग है। बार बार पति को द्वार की ओर भाग भाग कर जाता देखकर मोहन की पत्नी शीला की बेचैनी बढ़ रही। मोहन बार बार उसे समझा रहा था कि वह आने वाला ही है, अभी नेट से चेक किया है, बस आता ही होगा, बस 2-4 मिनट का और इंतजार कर लीजिए। और तब तक सभी लोग प्रभु नाम का स्मरण करें। और अधिक विलंब न सह पाने पर शीला बोल उठी, घर में गंगा जल को अभी खत्म होना था, हमें शर्मा जी को नहीं देना चाहिए था। नीटू के पिता, अरे भाग्यवान, हम हिंदू हैं और अंतिम समय में गंगा जल के महत्व को समझते हैं। जानती हो, शर्मा जी की माता जी को हमारे यहाँ से यदि गंगा जल नहीं मिला होता तो उन्हें मोक्ष कदापि नहीं मिलता। मोहन ने समझाया, तुम्हें कैसे पता शर्मा जी की माता को मोक्ष मिल गया है? क्या शर्मा जी की माता जी ने मरने के बाद आपको धन्यवाद कहने आई थी या तुम्हें स्वप्न में आकर बताया था? शीला ने तर्क किया, अरे ये शास्त्रोक्त बात है, शास्त्रों में उल्लेखित बातों को पत्थर की लकीर समझा जाता है और इसमें ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है, समझा करो। इधर पिताजी के प्राण निकलने वाले हैं और तुम यह किस्सा लेकर बैठ गई, कभी तो रहम किया करो। पिताजी की हालत देखकर कई दिन पहले ही अनुमान हो गया था कि अब वे ज्यादा दिन जीने वाले नहीं हैं। तो जानती हो कि मुझे दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलती और वैसे भी मार्च सर पर है, इसलिए मैंने कुरियर से पिछले सप्ताह ही गंगा जल बुक करा दिया था। मुझे ये गंगा जल आने की सूचना कल ही SMS से मिली थी, मोहन एक सांस में कह गया। पिताजी ने मोहन की ओर देखा, बेटा यह तंत्र ही ऐसा है, वह कुरियर किसी और के घर फेंक गया होगा, लाया ही नहीं होगा। जानते हो, तुम्हारे जन्म की चिट्ठी तुम्हारे नाना के द्वारा भेजे जाने के 1 वर्ष बाद मिली थी। पिताजी, अब सरकारी सेवा पर कोई आश्रित नहीं है, सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए प्राइवेट कंपनी से मंगवाया है। मोहन ने पिता को आश्वस्त करने का प्रयत्न। बेटा अब और इंतजार नहीं, देखो यमराज के दूत ले जाने के लिए अब और इंतजार नहीं करेंगे और वे मुझे रालिया की तरह विदेश भागने भी नहीं देंगे। अब तुम मेरी अंतिम यात्रा की तैयारी करो, कहकर मोहन के पिताजी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। मोहन बहुत दुखी था, अंतिम समय में पिता के मुख में गंगा जल की 2 बूंदें भी न डाल सका। मोहन को अब भी पिताजी के मोक्ष मिलने पर संशय होने लगा था। अंतिम क्रिया के बाद जब मोहन लौट रहा था कि रास्ते में कुरियर वाला हाफता उनके पास आया और बोला, मोहन बाबू आप ही है ना, ये गंगा जल लीजिए। जानते हैं कि जिस स्टाफ को हिलाना था वह कल अचानक बीमार पड़ गया और अभी भी छुट्टी पर है। मैनेजर ने फ़ोन करके मुझे बुलाया, रास्ते में इतना ट्रैफिक जाम था कि मेरी बाइक निकल ही नहीं सकी और अब पहुंच पाया। वैसे हमारी कंपनी ऐसी देरी कभी नहीं करती, क्षमा करें साहब। वह भी एक सांस में यह सब कह गया। पिताजी की मृत्यु के बाद मोहन का गुस्सा तो खत्म हो गया था, परंतु यह सोचकर ग्लानि हो रही थी कि हम भारतीयों का काम करने का तरीका नहीं बदल सकता, चाहे हम कितने ही एडवांस हो जाए। एक बार उसका मन हुआ कि कुरियर द्वारा लाए गए गंगा जल को फेंक दे कि अब यह उसके किसी काम आने वाला नहीं है, परंतु अगले पल ही सोचा कि पिताजी को मोक्ष तो के सत्कर्मों से मिल ही जाएगा और ये जल फिर किसी शर्मा जी या वर्मा जी के पिता या माता जी के काम आएगा, क्योंकि गंगा जल हमारे सिस्टम की तरह कभी खराब नहीं होगा। बहुत सुंदर है और सही में हमारे काम करने के जो तरीके हैं, लेट लतीफ़ी है हाँ। उन सब पे व्यंग है। एक साहित्यिक मंच भी आप चलाते हैं और युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच में कैसे लोग, ज़्यादातर युवा हैं या कुछ मतलब जो लोग जुड़ते हैं उनसे क्या बेनिफिट उठाते हैं? हमारा मंच का नाम है युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच और हमारे यहाँ ऐसे हमारे यहाँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं मंच से, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जो बहुत प्राउड भी हैं, लेकिन हम युवा उसको मानते हैं जो रचना कर्म में युवा है, जो अभी सीख रहा है, चाहे जिस उम्र में सीखे उस उम्र में वो युवा ही है। जब जागो तभी सवेरा। तो इसलिए हम सबको हमारे मंच से बहुत लोगों ने बहुत सीखते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वो विधाओं में जो उनको जानकारियां हैं, वो सबको लोगों को शेयर करते हैं और प्रतिदिन हमारे मंच पर कार्यक्रम कोई ना कोई किसी न किसी विधा का अलग अलग होता है। कभी मुक्तक का, कभी गज़ल का, कभी गीत का, कभी गद्य का, कभी मुक्तक का। तो हर विधा में हमारे यहाँ मंच पर जो फेसबुक का पटल है उस पर कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा हम जो है वो हमारे इस मंच की राष्ट्रव्यापी शाखाएं, अलग अलग राज्यों में हमारी शाखाएं भी हैं जहाँ पे हमारे सदस्य हैं, वो भी अपने फेसबुक के अलावा भी आयोजन समय समय पर करते रहते हैं। और हम लोग वर्ष में एक बार दिल्ली में, पिछले हम अब तक 9 ऐसे कार्यक्रम कर चुके हैं अखिल भारतीय स्तर के, कि जिसमें हमने देश के विभिन्न कोने से साहित्यकारों को निमंत्रित किया। वो आए, बड़े बड़े साहित्यकार जो हैं, प्रमुख रूप जो भी हमारे अलग अलग विधाओं के हैं, उनको हमने सम्मानित भी किया, वो हमारे अतिथि भी रहे। और अब हम लोग हिंदी साहित्य की लगभग हर विधा को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, नकद पुरस्कार दे करके भी हम उनको सम्मानित करते हैं। अभी हमने 23 नवंबर को हमने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में अपना 9वां वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया,
जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर विशंबर शुक्ला ने की। मुख्य अतिथि आप जानते हो कि गॉड बिल्डर्स के जो बहुत बड़े समूह के स्वामी हैं डॉक्टर BL गॉड वो थे, अशोक मैत्रेय जी थे, और एक वरिष्ठ IAS ऑफिसर है रिटायर्ड विनोद प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता, जो अच्छे गज़लकार भी हैं, वो भी हमारे उसमें अतिथि थे। और अमेरिका से आए डॉक्टर अनीता कपूर भी इस बार हमारे कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। तो इस बार हमने देश के करीब 14 साहित्यकारों को नकद पुरस्कार दे करके सम्मानित किया। इसके अलावा हमने कुछ लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी दिए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना कि जिनको लेखन अच्छा है लेकिन उनको कहीं पहचान कम है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि उनको जो कहीं जिनकी कोई नहीं जानता उनको अपने इस मंच के माध्यम से उनको साहित्य समाज के सामने लाना और उनकी रचना धर्मिता को पहचान करके उनको पुरस्कृत करना, प्रोत्साहित करना। उसमें युवा भी हैं, प्रौढ़ भी हैं, वृद्ध भी हैं, लेकिन हमारे लिए सब युवा हैं। इसीलिए हमारे मंच का नाम युवा उत्कर्ष साहित्य। अभी आप एक ऐसे पड़ाव पे हैं कि अभी एकदम रचना कर्म में पूरा तीव्र गति से लगे हुए हैं, कई किताबें आ रही हैं। आगे क्या प्लानिंग है खास करके आपके साहित्यिक क्षेत्र में? देखिए, मेरा एक अभी संस्मरण संग्रह मेरा लगभग तैयार है। उसके अलावा मेरा एक कहानी संग्रह भी एक तैयार है लगभग, के अलावा एक कविता संग्रह भी तैयार है। इसके साथ साथ मैं एक अंग्रेजी का उपन्यास भी लिख रहा हूँ अंग्रेजी भाषा में। वो भी ये 3-4 गतिविधियाँ मेरे सामने हैं जो मुझे मेरे समय आने वाले समय का मेरा टास्क है मेरे पास। आज के जो रचनाकार हैं, जो नए लड़के लड़कियां जो लिख रहे हैं खास करके, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपने तरफ? मैं उनको यही सलाह देना चाहूँगा कि लोक के कवि बनिए, लोक के लेखक बनिए। इस संसार की, इस जनमानस की जो पीड़ा है उसको आप उजागर करिए, उसको उभारिए। और दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और कम से कम, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से और कम से कम लिखने से ही आपकी लेखनी में धार आती है और आपको पहचान मिलती है। आपने बहुत कुछ लिखा हो लेकिन जिसको कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, उसे ऐसे लेखन का फ़ायदा क्या है। बहुत सारे ऐसे कवि हैं, बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने बहुत थोड़ी रचनाएं लिखी, जो 24-25 साल की उम्र में, शैली है, कीट्स है, जो बहुत यंग एज में 25-25, 30-30 साल में चले गए, इतना बड़ा लिख करके कि आज सैकड़ों सालों बाद भी उनकी रचनाओं को हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, उनकी 3-4 कहानियाँ ही हैं, लेकिन उसने कहा था, उनकी एक कहानी ने उनको कालजयी बना दिया। वो इतनी अच्छी कहानी है कि आज हर विद्यालय के, हर विश्वविद्यालय के हर कोर्स में वो पढ़ाई जाती है। उनकी कहानी 3 या 4 ही हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा। तो ऐसे बहुत सारे कि आपका लेखन जो है वो सार्थक होना चाहिए, गवेषणापूर्ण होना चाहिए, उसमें चिंतन मनन की झलक मिलनी चाहिए। आप दूसरों की, आजकल युवा क्या करते हैं कि दूसरों की रचनाएं उठाई और उस पर नाम पता बदला, इधर का शब्द इधर किया, उधर का इधर किया, और अपनी कविताओं को और अपनी चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके उनको लिख दिया। उसका कोई फ़ायदा नहीं। जब तक, देखिए, जब तक मैं ये समझता हूँ कि कविता जो है वो ईश्वर का वरदान है। वो जब आपको कोई इल्हाम होता है, जब आपको कोई रॉ आती है, जब आपको कोई ऐसी अनुभूति आती है स्वयं, तभी वो कविता या कभी कोई रचना लिखी जाती है। 10 किताबें लिख लो, 20 किताबें लिख लो, उसका कोई मतलब नहीं। बहुत सारे ऐसे आज लेखक हैं कि जो स्वयं नहीं लिखते, दूसरे उनकी किताबें लिखते हैं, तो पता चला उन्होंने 50 किताबें लिख दी, उन्होंने 100 किताबें लिख दी। ऐसे लोग भी हैं। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, अपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और आपका चैनल ये इसी तरह से उन्नति करता रहे और आप सभी अच्छे साहित्यकारों को जनता के सामने, पब्लिक के सामने लाएं, उनके रचना कर्म को लोगों तक पहुंचाएं, उनसे परिचय कराएं, ताकि उनको भी अच्छा लगे, क्योंकि साहित्य की सेवा मैं समझता हूँ समाज की सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये रहे हमारे आज के रचनाकार रामकिशोर उपाध्याय जी, और फिर हम मिलेंगे एक नए रचनाकार, एक नए साहित्यकार के साथ, और आपको रूबरू कराएंगे। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल नवजागरण लाइव।